वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियो आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो प्लीज अपनी सेहत का और अपने अजीजो अकारिब का खास खास ख्याल रखिए। हाँ, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम we will move to the lecture number 2 of X-ray physics and today's topic is discovery of X-rays। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज कैसे डिस्कवर हुए और किसने डिस्कवर किए और कब डिस्कवर किए, ठीक है। हाँ, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि जो एक्सरेज है ना, एक्सरेज विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगेन ने डिस्कवर किए, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट था और इसने एक्सरेज को 8 नवंबर 1895 में डिस्कवर किया, ठीक है। दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट। मैंने आपको बोला है कि ऑलरेडी मैंने बोला है आपको कि 8 नवंबर जिस डेट पे एक्सरेज डिस्कवर हुए, this date at 8 November it is celebrated as World Radiology Day in honor of discovery of X-rays। क्लियर? हाँ, तो अब हम देखेंगे कि कैसे रॉन्टगेन ने एक्सरेज को डिस्कवर किए। देखिए, उन दिनों क्या था, उन दिनों कैथोड रेज डिस्कवर हुए थे। कैथोड रेज दे आर नथिंग, दे आर इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहां से कहां तक मूव करते हैं, जो कि कैथोड से ऑरिजिनेट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं, कैथोड रेज। तो यही कैथोड रेज उन दिनों डिस्कवर हुए थे और रॉन्टगेन ने क्या किया था, रॉन्टगेन ने एक ट्यूब लिया था जिसको हम बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब। इसने क्रूक्स ट्यूब लिया था और इसी में कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहा था, ठीक है। वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को इसी ट्यूब में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यह ट्यूब किसका बना होता है? इसके बाहर एक गिलास एनवेलोप होता है जो कि नियरली इवैक्यूएटेड होता है। मतलब क्या है कि सारा गैस इससे बाहर निकाला जाता है, कुछ अमाउंट रखा जाता है इसमें, नियरली इवैक्यूएटेड का मतलब, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्या किया रॉन्टगेन ने इस गिलास एनवेलोप को एक ब्लैक कार्डबोर्ड में एनक्लोज किया, बंद किया, ताकि बाहर की लाइट अंदर न जाए, ठीक है। हाँ, और इसने इसके बाद क्या किया, अपनी लेबोरेटरी को कंप्लीटली डार्क बना दिया, ठीक है, ताकि लाइट का कोई इफेक्ट इसके एक्सपेरिमेंट्स पे ना पड़ जाए, ठीक है। हाँ, देखिए, अब इसने एक फ्लोरेसेंट प्लेट लाया और इसको इस गिलास ट्यूब के नजदीक रखा। हाँ, वो जो फ्लोरेसेंट प्लेट है उसकी जो आउटर कोटिंग है वो एक मटेरियल की बनी होती है जिसका नाम है बेरियम प्लेटिनोसाइड। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? देखिए, अगर रेडियोलॉजी में कोई मटेरियल है और उस पर रेडिएशंस पड़ती हैं, केमिकल्स पड़ते हैं या उस पर लाइट पड़ती है, अगर वो मटेरियल लाइट इमिट करता है तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंट मटेरियल। और यही फ्लोरेसेंट मटेरियल इसने लिया था, फ्लोरेसेंट प्लेट लिया था जिसकी आउटर कोटिंग किसकी बनी हुई थी? बेरियम प्लेटिनोसाइड। क्लियर? हाँ, तो अब इसने क्या किया, रॉन्टगेन ने इसने इस क्रूक्स ट्यूब से हाई वोल्टेज डिस्चार्ज पास की। तो जब इसने हाई वोल्टेज डिस्चार्ज पास की, यहां पे जो बचा हुआ गैस था उसकी आयोनाइजेशन हो गई। आयोनाइजेशन मतलब ब्रेकिंग इनटू आयन्स, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बने और उस आयोनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, रूम तो कंप्लीटली डार्क था ना, तो इसको इस फ्लोरेसेंट मटेरियल से क्या दिखी? फैंट लाइट दिखी। यहां पे ग्लो दिखा, इसको फैंट लाइट दिखी इसको इस फ्लोरेसेंट प्लेट से, ठीक है। तो इसने अब क्या किया, इसने अब ट्यूब और फ्लोरेसेंट मटेरियल के दरमियान क्या लगा दिया, इसने मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लगा दिए। लेकिन जब वो देखता है फिर से लाइट निकलती है,
इसका मतलब क्या है कि वो जो यहां से रेज आती हैं वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को भी क्रॉस करती हैं। हाँ, तो उसके बाद इसने क्या किया, इसने अपना हैंड रखा फ्लोरेसेंट मटेरियल और ट्यूब के दरमियान। ठीक है, तो जब इसने इस पे देखा तो वहां पे कुछ स्केलेटन जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो जो रॉन्टजन था ही वॉज डीपली फैसिनेटेड, तो ये बहुत हैरान हो गया। ऑब्वियसली सी बात है, अचानक से इसने कुछ ऐसी रेज देखी जो कि हर एक चीज को क्रॉस करती हैं, जो कि फ्लोरेसेंट मटेरियल पे लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज डीपली फैसिनेटेड। बट इसको इन रेज के मुतालिक कुछ पता नहीं था, बिकॉज दीज रेज वर अननोन टू हिम, सो ही कॉल्ड दीज रेज एज एक्स रेज। जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते, हमें किसी की एज पता नहीं होती है, हम रखते लेट द एज ऑफ राम बी एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। तो इसी तरीके से इसने बाय कन्वेंशन क्या किया, इसको पता नहीं था कि ये रेज क्या है, कहां से आते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, सो ही कॉल्ड दीज रेज एज एक्स रेज। क्लियर? एक्सपेरिमेंट समझ आया? यस। सो बाय December 28, 1895, Röntgen he investigated the properties of these rays and he prepared a catalog, a manuscript of his experiments. तो जो इसने कैटलॉग बनाया, अपने एक्सपेरिमेंट्स का मैन्युस्क्रिप्ट बनाया, वो बहुत मशहूर हो गया। एंड इन 1901 he was awarded the first Nobel Prize in physics for his excellent contribution in science. Clear? Yes. This is all about the discovery of X-rays. Now हमारे पास एक टर्म है रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, एज रेडियोग्राफर्स, एज रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट्स, एज एक्सरे टेक्नीशियंस, आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। देखिए, electromagnetic radiation is simply the transport of energy through space as combination of electric and magnetic field. जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी स्पेस में, या तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या तो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, that time it is called as electromagnetic radiation or simply radiation. जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया, देखिए, this is x axis, this is y axis, this is z axis. देखिए, x axis डायरेक्शन पे क्या है, this is electric field. y axis पे क्या है, this is magnetic field denoted by B. क्लियर? हाँ, तो यानी वेव यहां से प्रोपेगेट करती हैं, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसकी प्रोपेगेशन की। सो वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रेडिएशन, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है? हाँ, और अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं कहां से प्रोड्यूस होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। जिन चार्जेस की एक्सेलरेशन होती है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, नंबर टू इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एज द नेम सजेस्ट्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती है जो कि मैटर्स के साथ इंटरेक्ट करती है और आयन्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जब कोई रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी और वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगी, आयन्स, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजिंग रेडिएशन। Examples of ionizing radiation are X-rays, gamma rays, cosmic rays,
अल्फा रेज, बीटा रेज, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये सब आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। एक्स रेज के मुतालिक एक पॉइंट याद रखना कि दे आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इन ऑरिजिन, ये न्यूक्लियर से बाहर ऑरिजिनेट होते हैं। लेकिन जो गामा रेज है ना, दे आर इंट्रा न्यूक्लियर इन ऑरिजिन, ये न्यूक्लियस से आती हैं। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गामा रेज, एक्स रेज क्या होती है, एक्स रेज आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इन ऑरिजिन, ये न्यूक्लियस के बाहर ऑरिजिनेट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स शेल से ऑरिजिनेट होती हैं। लेकिन जो गामा रेज है दे आर इंट्रा न्यूक्लियर इन ऑरिजिन, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर? दिस इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। व्हाट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन? ये ऐसी रेडिएशन होती है जो कि मैटर के साथ इंटरेक्ट करके आयन्स प्रोड्यूस नहीं करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स नहीं बनाता है। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की एग्जांपल क्या है? विजिबल लाइट इज नॉन आयोनाइजिंग, अल्ट्रावायलेट रेज दे आर नॉन आयोनाइजिंग, इंफ्रारेड रेज दे आर नॉन आयोनाइजिंग, radio waves or you can say radio frequency pulses which are used in MRI, they are also non-ionizing, and microwaves are also non-ionizing. I hope कि जो आज का ये लेक्चर है ये आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना।